हेलो एवरीवन। इस वीडियो नोट में आपका स्वागत है। इस वीडियो नोट में हम हिस्ट्री के चैप्टर 3, ये चैप्टर 4 नहीं है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के संदर्भ में चर्चा करेंगे और चैप्टर 3 जिसका टाइटल है भूमंडलीय कृत विश्व का बनना। इस चैप्टर के बारे में एक वीडियो पहले बनाई जा चुकी है जो कि पार्ट 1 था और अब ये पार्ट 2 होगा। ये अब पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो पहले वाली वीडियो में नहीं कर पाए थे। पहली वाली वीडियो में हमने भूमंडलीयकरण या वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण जिसको हम वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं, की बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा की थी, जिसमें देखा था कि किस तरह से प्राचीन काल से ही विश्व में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चलती रही है। लेकिन 20वीं शताब्दी में और उसके बाद 21वीं शताब्दी में यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा गतिमान हो गई है, बहुत ज़्यादा स्पीडअप हो गई है। तो अब हम इसके बारे में, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, वैश्वीकरण और उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है या क्या उसके अंदर डिफरेंस है। वैश्वीकरण और उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या नए आयाम पैदा किए हैं या किस तरह से उसे प्रभावित किया है, इस तरह से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वैश्वीकरण और उदारीकरण दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। आज का जो दौर है इसे हम एलपीजी के दौर से भी जानते हैं। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो लिबरलाइजेशन है उसे हिंदी में उदारीकरण कहते हैं और जो प्राइवेटाइजेशन है उसे निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की जो प्रक्रिया है भारत में 1991 से स्टार्ट होती है। 1991 में ये शुरू होती है। भारत सरकार 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, एक नवीन आर्थिक नीति को अपनाती है और उस नई आर्थिक नीति का मुख्य जोर वैश्वीकरण पे होता है और उदारीकरण पे होता है और निजीकरण पर होता है। तो ये तीनों जो टर्म है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक के बिना दूसरी जो प्रक्रिया है वो अधूरी है। तो देखते हैं कि किस तरह से वैश्वीकरण और उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वैश्वीकरण ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, ठीक है, और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है। तीसरा, बेरोजगारी में कमी आई है। बेरोजगारी में कमी कैसे आई है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी एमएनसीज, इनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, वो हमारे देश में आके स्थापित हुई हैं, हमारे देश में आके लगी हैं और उन्हें, उन कंपनियों में बहुत से भारत के लोगों को रोजगार मिला है और मिल रहा है। तो इस तरह से बेरोजगारी में कमी आई है, लोगों को रोजगार मिला है। क्लियर। चौथा लाभ वैश्वीकरण या उदारीकरण का क्या हुआ कि इससे शिक्षा और तकनीकी में काफ़ी सुधार हुआ है। शिक्षा और तकनीकी में काफ़ी सुधार हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी तरक्की की है और तकनीकी या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी
भारत ने सुधार किया है। और आज आप देख सकते हैं कि भारत की तकनीकी और भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही उन्नत किस्म की है। और यहाँ से पढ़ कर के बच्चे विदेशों में भी जा कर के रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं और इस तरह से वो भारत का नाम दुनिया में चमका रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। पांचवा लाभ या पांचवा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या हुआ है? पांचवा जो लाभ है या प्रभाव है वह है यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हो गई है। हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको हम फॉरेन करेंसी रिजर्व के नाम से जानते हैं, आज जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक देश की अपनी करेंसी होती है, अपनी मुद्रा होती है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया। जस्ट लाइक दैट all countries have their own currencies, but most important currency in the world today is dollar, US डॉलर। US डॉलर आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण करेंसी मानी जाती है और सारा व्यापार, दुनिया का व्यापार लगभग डॉलर में ही किया जाता है। तो मान लीजिए अगर हमें विदेशों से कुछ सामान खरीदना है तो वो हमसे हमारा रुपया एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो डॉलर लेते हैं। तो इसलिए भारत में ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरी सामान खरीदने पर विदेशी मुद्रा भंडार होना जरूरी है। तो भारत के पास अपना विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसमें डॉलर, जिसमें पाउंड और दूसरे महत्वपूर्ण जो मुद्राएं शामिल हैं, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। और इसका परिणाम किसकी किसकी वजह से ऐसा हुआ है? ये वैश्वीकरण, उदारीकरण की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा मानना है विशेषज्ञों का। बहुत सी देशी और विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने का मौका मिला है। ठीक है, बहुत सी देशी और विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने का मौका मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी कंपनियां भारत में आई हैं और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर बहुत सारी देशी कंपनियां भी स्थापित हुई हैं पहले के मुकाबले में। पहले बहुत कम संख्या में देशी कंपनियां हुआ करती थीं, लेकिन अब बहुत बड़ी संख्या में हमारे देशी कंपनियों का मतलब है कि हमारे देश के लोगों द्वारा ही लगाई गई कंपनियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति के साथ साथ विदेशों में भारत की साख बढ़ी है। ठीक है, ये भी एक इस वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष कह लीजिए या इसका एक सकारात्मक प्रभाव कह लीजिए, या सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ इसका लाभ भी कह लीजिए। इसके साथ ही विकास दर में वृद्धि हुई है। जो विकास दर कभी हमारी 2 या 3% हुआ करती थी, 4% हुआ करती थी, 91 के बाद, 1991 के बाद यह बढ़ी है। और हमने पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि 2009-10 के दौरान हमारी जो विकास दर थी, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की जो दर है वो 9%, 10% तक भी गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि इस विकास दर को बढ़ाने में वैश्वीकरण या उदारीकरण की नीति ने काफ़ी योगदान दिया है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण और उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कई नए आयाम जोड़े हैं, उसे कई तरह से प्रभावित किया है, जिसमें सकारात्मक प्रभाव भी हैं और नकारात्मक भी हैं। लेकिन जो ये हम बात कर रहे हैं, रोजगार में वृद्धि की, आर्थिक स्थिति में मजबूती की, बेरोजगारी में कमी की, शिक्षा और तकनीकी में सुधार, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होना, बहुत सी देशी और विदेशी कंपनियों का भारत में स्थापित होना, आर्थिक स्थिति के साथ साथ स्थिति हमारी मजबूत हुई है और जिससे हमारी विदेशों में भी साख बढ़ी है और विकास दर में वृद्धि हुई है। तो ये सभी वैश्वीकरण और उदारीकरण के एक तरह से सकारात्मक प्रभाव हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर।
अब हम बात करेंगे आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। जैसे कि अ, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है पहले कि भाई वैश्वीकरण और उदारीकरण क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन अलग से यहाँ आता है कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य मतलब तालमेल बनाना। विश्व की अर्थव्यवस्था और अपनी अर्थव्यवस्था के बीच में तालमेल बनाना मतलब उनके बीच संबंध को मजबूत करना, ताकि भारत के व्यापारी विदेशों में बहुत आसानी से व्यापार कर सकें, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। तो इसी प्रयास को वैश्वीकरण कहा जाता है, यानी कि विदेश के साथ या दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने का जो प्रयास है, बढ़ाने की जो एक प्रक्रिया है, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये दो अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाता है। बहुत सिंपल। इसके अंतर्गत विश्व के अनेक देश अपने व्यापार, काम और पारस्परिक जरूरतों के लिए एक दूसरे से एक सूत्र में बंध जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आज हम अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ और चीन के साथ, जापान के साथ, रशिया के साथ और दूसरे देशों के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, है ना, यूएई के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, इन सभी देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं और निर्बाध रूप से कर रहे हैं, बिना किसी बाधा के कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ना या फिर अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। बहुत सिंपल, एक लाइन में अगर हम वैश्वीकरण को की परिभाषा देना चाहें तो यह होगी कि आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाता है। आर्थिक रूप से एक देश का दूसरे देशों के साथ जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसके साथ ही वैश्वीकरण के दो प्रभावों का वर्णन करो, तो बहुत सारे प्रभाव थे जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। अगर हम भारत के ऊपर बात करते हैं तो वैश्वीकरण के दो प्रभाव, देखिए यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि ये कौन से प्रभाव पूछ रहा है। वैश्वीकरण के दो दो तरह के प्रभाव होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। यानी कि कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिससे भारत को लाभ हुआ है और कुछ ऐसे प्रभाव भी हैं जिससे भारत को कुछ नुकसान भी हुआ है। तो यहाँ हम बात करते हैं वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप में एक दूसरे पर क्या हुए हैं, निर्भर हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कि कोई भी देश अपने आप में अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, सही मायनों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती हैं, दूसरे देशों से मंगानी पड़ती हैं। तो वैश्वीकरण का एक प्रभाव यह हुआ है कि इसने विश्व के विभिन्न देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक माने एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर दिया है, अर्थात एक दूसरे से जोड़ दिया है। ठीक है। दूसरा प्रभाव ये हुआ कि वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे की सेवाएं ले या दे सकता है। आज हम भारत का कोई भी व्यक्ति विदेशों में जा सकता है, वहाँ अपनी सेवा दे सकता है, और विदेश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश में आकर के, बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में काम कर सकता है और अपनी सेवा दे सकता है। अपने ज्ञान का लाभ भारतीयों को भी दे सकता है, और हमारे भारत के लोग वहाँ विदेशों में जाकर अपने ज्ञान का लाभ दूसरे लोगों को दे सकते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारक हैं। बहुत सिंपल है, वैश्वीकरण की को किसने बढ़ावा दिया है? व्हाट फैक्टर्स हैव प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण को कौन से ऐसे कारक हैं जिन्होंने प्रमोट किया है, बढ़ावा दिया है? ये मैंने जैसे पहले बताया कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू होती है, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस वक्त भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, और उससे पहले की जो सरकार थी उसे
भारत का सोना भी गिरवी रखना पड़ा था, ठीक है, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। ऐसी स्थिति में एक सरकार, नई सरकार बनती है वहाँ पर, और उस सरकार का नेतृत्व करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। और उस पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया जाता है, और इन दोनों ने भारत में एक नई नीति को स्वीकारने या अपनाने पर बल देते हैं, और उस नीति को ही हम वैश्वीकरण या निजीकरण अथवा उदारीकरण की नीति कहते हैं। तो ये सब क्यों हुआ, क्यों भारत में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला? तो इसके निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, व्यापार, ठीक है, व्यापार ने बढ़ावा दिया है कि व्यापार हमारी आवश्यकता है, हमें अपनी चीज़ें बाहर बेचनी है अगर हमें विदेशी मुद्रा चाहिए तो, और फिर हमें दूसरे देशों से कुछ चीज़ें खरीदनी भी हैं, तो खरीद फरोख्त या क्रय विक्रय को ही तो व्यापार कहते हैं। तो व्यापार ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, ठीक है। नंबर 2, काम की तलाश में एक दूसरे देश में लोगों का पलायन, माइग्रेशन इसको हम कह सकते हैं, कि एक देश से दूसरे देश में लोग जा रहे हैं, क्यों, फॉर व्हाट, जो जा रहे हैं फॉर द सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। तो ये काम की तलाश में लोगों का एक दूसरे देशों में जाना, इसने भी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, ठीक है। और तीसरा है पूंजी या सेवाओं का वैश्विक स्तर पर आवाजाही, या वैश्विक स्तर पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका आदान प्रदान, पूंजी या सेवाओं का वैश्विक स्तर पर आवाजाही, फ्लो, प्रवाह, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इस तरह से जो 3 फ्लो हैं, 3 जो प्रवाह हैं, उन तीनों प्रवाह ने, चाहे वो व्यापार का प्रवाह हो जिसमें वस्तुओं का प्रवाह होता है, एक स्थान की वस्तु दूसरे देश में जाती है, दूसरे की तीसरे में जाती है, फिर काम की तलाश में जाने वाले लोगों का प्रवाह जिसे हम श्रम का प्रवाह कहते हैं, श्रमिकों का प्रवाह कहते हैं, और पूंजी और सेवाओं का प्रवाह, इन तीनों प्रभावों ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, इन्हें मजबूती दी है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए, ऊपर हम जो प्रभाव हमने डिस्कस किए थे, ये वाले प्रभाव, ये सारे जो प्रभाव हैं, ये सब सकारात्मक प्रभाव यानी अच्छे प्रभाव हैं। रोजगार में बढ़ना, रोजगार के अवसर बढ़ना, आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, बेरोजगारी में कमी आना, शिक्षा और तकनीकी में काफ़ी सुधार, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, विकास दर में वृद्धि, ये सारे जो हैं इसके सकारात्मक पक्ष हैं, सकारात्मक प्रभाव हैं, ठीक है। ये हैं प्रभाव। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक प्रभाव। तो इसमें पहले है सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। दीज आर द, क्या कह सकते हैं हम इनको, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। तो भारत के ऊपर कुछ सकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण के पड़े हैं, जैसे नंबर 1, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हुए। सूचना और संचार तकनीकी, जिसको हम कह सकते हैं आईसीटी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, उसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, और बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मोबाइल कंपनियां स्थापित हुई हैं, और आज सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना बहुत सरल हो गया है। इंटरनेट की जो सेवा है बहुत जो है बहुत मजबूत हो गई है, और सरल और सुलभ हो गई है। आज एक गरीब व्यक्ति के पास भी मोबाइल हो सकता है, और वो अपने दूर दराज में बैठे हुए किसी भी रिश्तेदार से संवाद कर सकता है, बातचीत कर सकता है। तो ये जो है एक अच्छा प्रभाव है इसका, वैश्वीकरण का, यानी कि इसने लोगों के बीच की जो दूरी है
उस दूरी को कम किया है सूचना और संचार तकनीकी के माध्यम से, मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा जो प्रभाव है, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला है भारत में। विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी पूंजी निवेश जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला है। बहुत सारे विदेशी कंपनियां, बहुत सारे विदेशी उद्योगपति भारत में आके अपने उद्योग धंधे लगा रहे हैं, अपनी कंपनियां भारत में खोल रहे हैं, अपनी पूंजी भारत में लगा रहे हैं। तो ये एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, तो रोजगार में वृद्धि हुई है ना। तीसरा जो इसका अच्छा प्रभाव है कि रोजगार में वृद्धि हुई है। बहुत सारे कंपनियां आने से बहुत सारे लोगों को उनमें काम मिल गया, तो रोजगार वृद्धि हुई है। चौथा इसका सकारात्मक प्रभाव है कि जीवन स्तर में सुधार हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां हैं, बाइक्स तो बहुत सारे लोगों के पास हैं। एक समय ऐसा था 40 साल 50 साल पहले कि लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करती, ठीक है। और उसी के साथ साथ गाड़ियाँ, कार की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियाँ आ गई हैं, कार आ गई हैं। लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों के। तो इससे क्या है, इसको कहते हैं जो लाइफ स्टाइल है हमारा, जो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सुधर गया है, इम्प्रूवमेंट आई है उसमें, जीवन स्तर में सुधार, ठीक है। क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ी है। जब आमदनी बढ़ी है तो जीवन स्तर में सुधार होना बहुत ही आसान है। अगला इसका सकारात्मक प्रभाव है, पांचवा, कि भारतीय कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उदय। भारत की कुछ कंपनियां, पहले तो सिर्फ विदेश की कंपनियां ही एमएनसी हुआ करती थी, मल्टीनेशनल कंपनियां हुआ करती थीं, लेकिन अब भारत की भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने आप में ब्रांड बन गई हैं और दूसरे देशों में जाकर के अपनी शाखाएं स्थापित कर रही हैं, अर्थात वो एमएनसी बन गई हैं। तो भारतीय कंपनियों का, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भारतीय कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उदय होना, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इसका लाभ है या इसका प्रभाव है, ठीक है। इसी के साथ बाजार में अनेक वस्तुओं की उपलब्धता है। बहुत सिंपल, आज आप देख सकते हैं कि बाजार के अंदर एक एक ही वस्तु की बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी हमें मिल जाती हैं। तो लोगों के सामने विकल्प बढ़े हैं। अगर हमें कुछ सामान खरीदने जाना है बाजार से, तो बहुत सारे विकल्प हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही दुकान पे जाएं और हमें एक तरह का ही सामान मिलेगा, बाकी हमें वो तो लेना पड़ेगा मजबूरी, ऐसा नहीं है। हम 10 दुकानों पर जाकर ट्राई करते हैं। तो ये क्या है कि अनेक वस्तुओं की उपलब्धता हो गई है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू लिबरलाइजेशन। बाजार में अनेक वस्तुओं की उपलब्धता है। तो ये सभी इसके सकारात्मक प्रभाव हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में। नकारात्मक प्रभाव क्या है इसके? व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? भारत को वैश्वीकरण से लाभ हुआ है, तो कुछ उसका नुकसान भी हुआ है भारत को। बहुत से ऐसे लोग हैं भारत के जिनको नुकसान हुआ है इस ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के द्वारा। ये कौन से प्रभाव हैं? नंबर एक, लघु और कुटीर उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है। जो छोटे, लघु माने होते हैं छोटे, स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो लोग अपने घरों में काम करते थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे घरों में लगा रखे थे, वो एक तरह से सिमट गए, ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो उन उद्योगों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाए जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थीं और बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन होता था। और इन बड़ी बड़ी मशीनों से बनाई हुई वस्तुएं सस्ती होती थीं, आकर्षक होती थी, देखने में अच्छी लगती थीं। लेकिन जो ये लघु उद्योग थे, इनमें हाथ से काम होता था या फिर कोई छोटी मशीन से काम होता था। तो ये जो इसकी बनी वस्तुएं महंगी होती थीं, जबकि बड़ी मशीनों से, बड़े बड़े उद्योगों में बनने वाले मशीनों से जो सामान बनता था वो सस्ता होता था। तो जब अब जनता सस्ता सामान खरीदेगी या महंगा, तो इसलिए ये लघु उद्योग और कुटीर उद्योग बुरी तरह से पिछड़ गए और इन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। बड़ी मात्रा में
ये बर्बाद हो गए। कुटीर उद्योग, घरों में जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं लोग, छोटे छोटे बहुत सारे हाथ हाथ से ही काम करते हैं, 10-5 लोग अपने घर में बैठ करके कोई वस्तु बनाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। दूसरा नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता, बाजार के अंदर प्रतियोगिता बढ़ गई, बाजार के अंदर प्रतियोगिता बढ़ी। प्रतियोगिता का मतलब है कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन का मतलब है कि जो 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 मैन्युफैक्चरर्स हैं या उत्पादन करता हैं वो अपनी वस्तुओं के दाम कम करते हैं, वो और बेहतर वस्तुएं बनाते हैं ताकि लोग उनकी वस्तुओं को खरीद सकें। तो इससे जो इस प्रतियोगिता में टिक नहीं पाता और जो इस बाजार के हिसाब से चल नहीं पाता, वो बाजार से बाहर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे भी वस्तुएं बढ़िया बनानी पड़ेंगी, अच्छी बनानी पड़ेंगी और सस्ती देनी पड़ेंगी, तभी तो उसकी वस्तु बिकेगी। तो बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता से भारतीय उत्पादों की मांग कम हो गई। ठीक है, क्योंकि लोग जो विदेशी वस्तुएं हैं उन्हें ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। खास तौर से भारत में जो चाइनीज़ जो आइटम्स हैं या चाइना से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो बड़ी मात्रा में बिक रही हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं। ठीक है, तो भारतीय उत्पाद या इंडियन, जो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग कम हुई है। तो ये इस वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, अगला जो इसका नकारात्मक प्रभाव है वह है केवल शहरों तक सीमित, ग्रामीण क्षेत्र में कम प्रभाव। ये जो वैश्वीकरण है ये ज़्यादातर शहरों तक ही सीमित है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मॉल्स ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, ये शहरों में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका विस्तार अभी नहीं हुआ है। तो इसका जो लाभ हुआ है वैश्वीकरण का वो ज़्यादा शहरों को हुआ है, गाँवों को नहीं हुआ। ये भी इसका नकारात्मक प्रभाव है। गाँव पिछड़ गए हैं एक तरह से कह सकते हैं। चौथा इसका नकारात्मक प्रभाव है कि केवल सूचना और संचार टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र तक ही सीमित। ये जो सूचना और संचार टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र तक ही सीमित है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में टेलीविज़न आता है, मोबाइल आता है ना, इंटरनेट आता है। तो ये जो ज़्यादा असर इस वैश्वीकरण का इसी पर पड़ा है। तो सारे क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो उतना ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ा। या फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन या ये कह सकते हैं कि जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनमें भी काफ़ी इसका असर पड़ा है। नई नई ब्रांड की गाड़ियां अब मार्केट में उपलब्ध हैं। अब व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए और वो 3 लाख से लेकर के और 3 करोड़ तक की गाड़ी खरीद सकता है। तो एक तरह से बहुत सारी वैरायटीज़ पैदा हुई हैं, लेकिन इनका ज़्यादा लाभ जो है अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा। और इसमें पांचवा पॉइंट अगर हम कहें तो पांचवा पॉइंट इसमें नहीं है, लेकिन पांचवा नकारात्मक प्रभाव ये कह सकते हैं कि इससे गरीबी गरीबों को कोई खास लाभ नहीं मिला। ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है इसने अमीरों को लाभ ज़्यादा पहुंचाया है, गरीबों को लाभ नहीं पहुंचाया है। और ये कह सकते हैं कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ी है। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव हैं, या हम इसके विपक्ष में इन तर्कों को दे सकते हैं। सवाल ये भी हो सकता है कि भाई वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क दीजिए, उसके विरोध में बताइए कि ये क्यों गलत है। तो आप ये सारी बातें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है इसके अंदर कि अमेरिका के आदिवासियों के लिए किस बीमारी के कीटाणु सबसे भयंकर सिद्ध हुए। तो इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी। अब बात आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी पर किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन करो। तो ये ग्रेट डिप्रेशन है, इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक लग रहा है। यस, ये जो टॉपिक है ये वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहते हैं और इन कंपनियों की स्थापना कब हुई।
इनके कोई 4 लाभ बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसको हम अंग्रेजी में शॉर्ट में MNC कहते हैं, है ना, MNC, जिसका जो बड़ा रूप है, जो इसका जिसका जो लार्ज फॉर्म है वह है मल्टी नेशनल कारपोरेशंस और कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या क्या हैं? बहुत सिंपल है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जो विश्व के विभिन्न देशों में जाकर अपनी पूंजी निवेश करते हैं, वहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ अपना उत्पादन करते हैं और तैयार माल को विश्व के बाज़ारों में बेचती हैं, अलग अलग देशों में अपना सामान, अपना तैयार माल बेचती हैं। तो ऐसी इस तरह की कंपनी को हम क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसकी शाखाएं अनेक देशों में होती हैं। क्लियर? ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है क्योंकि MNC के बढ़ने से ही वैश्वीकरण को भी बढ़ावा मिला है। अब इन कंपनियों के लाभ क्या हैं? इन कंपनियों से लाभ, कौन से लाभ प्राप्त हुए हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निम्नलिखित लाभ हुए हैं। नंबर 1, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में काम किया, उन देशों में नौकरी के अवसर, जिन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगी उन देशों में नौकरी के अवसर बढ़े। जहाँ पर अगर भारत में कुछ कंपनियां बाहर की आके लगी हैं तो यहाँ से भारत के लोगों को काम मिला है, उन्हें नौकरी मिली है। ठीक है। इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विकासशील देशों को उनके पुराने निवासी, ठीक है, पुराने निवासी चंगुल से काफ़ी सहायता की है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, कंपनियों ने विकासशील देशों की, उनके पुरानी जो निवासी थे, वो पुराने निवासी का मतलब है कि जहाँ पर जिन देशों के अधीन वो पहले थे, जिन देशों के वो गुलाम थे, तो उन देशों से बाहर निकलकर, छूटकर उनके चंगुल से निकलने में काफ़ी मदद किया है। ठीक है। तो विकासशील देशों को भी इससे काफ़ी कह सकते हैं कि लाभ हुआ है। हालांकि विकासशील देश इस वैश्वीकरण को अपने विरुद्ध मानते हैं कि ये प्रक्रिया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया विकासशील देशों के हित में नहीं है, ये विकसित देशों के हित में है, ऐसा तर्क है विकासशील देशों का। तीसरा, अपनी उत्पादित और व्यापारिक गतिविधियों के कारण वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह को प्रभावित किया है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपनी उत्पादित और व्यापारिक गतिविधियों के कारण वैश्विक व्यापार और पूंजी को प्रभावित किया है, कि जो गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां भारत में होती हैं, उनका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। चौथा, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्वीकरण को प्रभावित किया है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। और प्रभावित कैसे किया है? इसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ हैं कि इसने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, लोगों को रोजगार के अवसर, नए अवसर दिए हैं। ठीक है। लोगों की जो है व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक देश का व्यापारी दूसरे देशों में अपना माल जाकर बेच सकता है, वहाँ से माल खरीद सकता है। तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके साथ ही अमेरिका, ये क्वेश्चन यहाँ डिस्टर्ब क्वेश्चन है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन जो उत्तर यहाँ पे लिखा हो कि अमेरिका में महामंदी के कारण पैदा हुए विषम प्रभाव निम्नलिखित हैं। ये अलग क्वेश्चन है कि अमेरिका के ऊपर महामंदी के क्या प्रभाव पड़े। वो महामंदी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि महामंदी क्या होती है। वैश्वीकरण से जुड़े हुए और कुछ क्वेश्चंस हम इसमें देखते हैं और उन क्वेश्चंस को फिर हम डिस्कस करें। इसमें एक क्वेश्चन और रह जाता है ऊपर, वैश्वीकरण और उदारीकरण की जब हम बात कर रहे थे, पहला क्वेश्चन है कि उदारीकरण, वैश्वीकरण उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या नए आयाम जोड़े, उसको कैसे प्रभावित किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि उदारीकरण किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन।
देखिए, उदारीकरण का सामान्य अर्थ है, उदार का मतलब होता है बिल्कुल एक तरह से सरल। तो व्यापार को व्यापार को सरल बना देना, व्यापार करने की जो प्रक्रिया है उसे सरल बना देना, व्यापार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर देना ही तो उदारीकरण है, ताकि एक देश का व्यापारी दूसरे देश में बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के अपना व्यापार कर सके। तो उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यापार के मार्ग में व्याप्त बाधाओं को दूर कर दिया जाता है। और ये बाधाएं कौन सी होती हैं? टैक्स के रूप में होती हैं। ठीक है, टैक्स के रूप में हो सकती है, जैसे कि इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स। या अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स ज़्यादा होंगे, आयात निर्यात कर ज़्यादा होंगे, तो फिर, या कस्टम ड्यूटी कह सकते हैं उसको, तो ये फिर व्यापारी व्यापार कहाँ कर पाएंगे। तो उदारीकरण की प्रक्रिया के अनुसार इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आयात निर्यात टैक्स को कम कर दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है, और व्यापारियों को किसी भी देश में व्यापार करने की छूट मिल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों का सरलीकरण ही उदारीकरण है। एक तरह से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, इनकी स्थापना कब हुई और इनके 4 लाभ लिखो। वो हम लाभ पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन है, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन इसमें आता है, अगली जो टॉपिक्स है वो अब टॉपिक है वो महामंदी का। अब महामंदी के हम बारे में बात करेंगे कि ये ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी क्या थी। ठीक है, महामंदी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर 3 में महामंदी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये महामंदी विश्व में व्याप्त थी, और इसका ज़्यादा असर अमेरिका के ऊपर पड़ा था, और भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा था, भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव, जहाँ ये महामंदी पहले आई। तो पहले तो तात्पर्य जानेंगे इसका कि महामंदी क्या है, या महामंदी से आप क्या समझते हैं, महामंदी का क्या तात्पर्य है। ओके, महामंदी से क्या तात्पर्य है, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। इसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में, ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, और ये ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929 में आया था। क्लियर, महामंदी। महामंदी, महामंदी नाम में ही स्पष्ट छुपा हुआ है कि मंदी फैल जाती है, वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं, वस्तुओं को कोई खरीदने वाला नहीं रहता। जब वस्तुओं के खरीदार नहीं होंगे तो वस्तुओं के दाम तो अपने आप ही गिर जाएंगे। लोग औने पौने दामों में अपनी वस्तुओं को बेचेंगे। 10 रुपये का सामान 2 रुपये में भी आपको मिल सकता है। ऐसी स्थिति को महामंदी कहते हैं। इसका उल्टा होता है महंगाई। ठीक है, तो 1919 में समस्त संसार को एक भयंकर अधिक संकट, भयंकर आर्थिक है, ये अधिक नहीं, आर्थिक संकट में आ घेरा। और ये भी गलत यहाँ पर लिखा हुआ है 1919, ये 1929 है। ठीक है, यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 में पैदा हुआ। ये संसार में शुरुआत इसकी 1919 में हो गई थी हालांकि, और ये 1919 वह समय था जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के जो है कई देश एक तरह से महामंदी की चपेट में आ गए थे, आर्थिक संकट की चपेट में आ गए थे। और यह आर्थिक संकट आते आते 1929 आते आते अमेरिका तक पहुंच गया था। यूएस से भी इसके गिरफ्त में आ गया था, और यूएस से पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो 1929 में यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पैदा हुआ। प्रश्न आता है कि अमेरिका में आर्थिक महामंदी कब आई, या आर्थिक संकट कब आया? 1929 में, जो कि कुछ सालों तक चला।
और देखते ही देखते यह 1931 तक पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है। महामंदी के कारण निम्नलिखित थे। इसके कारण क्या थे भाई, क्यों आई महामंदी, ऐसा क्या हो गया कि पूरे संसार में महामंदी फैल गई। अमेरिका में भी जो एक अमेरिका एक तरह से बहुत ही मजबूत आर्थिक स्थिति वाला देश था, बहुत ही एक तरह से समृद्ध देश था, दुनिया को कर्जे बांट रहा था, है ना, दुनिया की ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, वो खुद संकट में गिर गया। ये कारण क्या थे इसके? तो आइए इनके कारणों की चर्चा करें। महामंदी के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ देश के अंदर, देशों में आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण यह संकट पैदा हुआ। औद्योगिकरण क्या होता है? उद्योग लगाने की प्रक्रिया। बड़े पैमाने पर जब उद्योग लगाए जाते हैं तो औद्योगिकरण कहते हैं। तो जब उद्योगों की स्थापना हो रही थी धड़ल्ले से, तो उन उद्योगों में धड़ल्ले से माल भी बन रहा था, बड़ी मात्रा में माल बन रहा था, सामान तैयार किया जा रहा था, वस्तु तैयार की जा रही थी। जब ज़्यादा वस्तुएं पैदा हो जाएंगी या उत्पादित हो जाएंगी, तो फिर मार्केट में भी ज़्यादा वस्तुएं आ जाएंगी। जब मार्केट में ज़्यादा वस्तुएं आ जाएंगी तो फिर खरीदार कम लोग हैं, वस्तुएं ज़्यादा हैं, तो क्या इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि वो उन वस्तुओं के दाम गिर जाएंगे। लोगों को पता है कि ये वस्तुएं तो बहुत सारी है बाजार के अंदर, हम क्यों महंगा खरीदें, हम तो सस्ता खरीदेंगे, जो सस्ता दे। अब दुकानदार को अपना माल बेचना होता है, तो दुकानदार उस माल को बेचने के लिए उनके दाम गिरा देता है। और कई बार दाम इस तरह से इतना गिर जाता है कि उसे माल को अपने हानि पर भी बेचना पड़ जाता है, नुकसान भी बेचना पड़ जाता है। कोई चीज़ उसने 5 रुपये की खरीदी है, तो अगर उसकी कोशिश तो उसे 6 या 7 रुपये में बेचने की होती है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब इसके दाम, वस्तुओं के दाम और गिरेंगे क्योंकि वस्तुएं बहुत आ गई है मार्केट में, तो फिर वो 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये या 3 रुपये में भी बेचने को तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति को महामंदी कहते हैं। तो उसका बड़ा कारण था आवश्यकता से अधिक उत्पादन। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हुआ, किसकी वजह से? औद्योगिक क्रांति की वजह से। दूसरा, अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि कोई उसके खरीदार नहीं रहा। ठीक है, अमेरिका में इतना माल तैयार हो गया और तैयार माल के भंडार भर गए और उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं रहा, यानी कि ज़्यादा माल तैयार बन गया अमेरिका में भी। अब उसे खरीदे कौन? तो इससे महामंदी आ गई। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के बर्बाद हुए देश अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के जो देश बर्बाद हो गए थे, यूरोप के देशों को नुकसान उठाना पड़ा था इस युद्ध में, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। अब वो देश भी इस स्थिति में नहीं थे कि वो अमेरिका से माल खरीद सके। अब अमेरिका अपना माल बेचे कहाँ? चौथा, अमेरिका की एक्सचेंज मार्केट में शेयरों की गिरावट आ गई। अब शेयरों की गिरावट कब आती है? शेयरों की गिरावट तब आती है जब मंदी हो जाती है, जब मार्केट में ग्राहक नहीं होता, सामान को कोई खरीदता नहीं है, तो शेयर मार्केट भी गिर जाती है। तो इन सब कारणों से आर्थिक महामंदी आई। ठीक है, इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि ये आर्थिक महामंदी के प्रभाव क्या पड़े, अमेरिका पे क्या प्रभाव, जो ये क्वेश्चन है इसका। आर्थिक महामंदी के अमेरिका पर प्रभाव। ठीक है, अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़े आर्थिक महामंदी? अमेरिका में आर्थिक महामंदी के कारण पैदा हुए विषम प्रभाव, विषम माने बुरे प्रभाव, निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शेयर बाजार की कीमतों में गिरावट के कारण 1 लाख व्यापारियों का दिवाला निकल गया, मतलब बर्बाद हो गए 1 लाख व्यापारी, उनका व्यापार चौपट हो गया और वो आर्थिक रूप से कंगाल हो गए, एक तरह से हम कह सकते हैं। दूसरा, किसानों को लाभ में कमी आ गई, किसानों की, क्योंकि किसानों ने भी जब देश खेतों में उत्पादन ज़्यादा कर दिया तो उनकी उपज को भी खरीदने वाला कोई नहीं रहा, तो इससे किसानों को भी
औने पौने दामों पर, कम दामों पर अपनी उपज बेचनी पड़ी, जिससे उनकी जो लाभ था वो कम हो गया या उनकी आमदनी कम हो गई। ठीक है। तीसरा, कृषि मजदूरों की मजदूरी कम हो गई। अब जब पहले से ही भंडार भरे हुए हैं उपज के, फसलों के, तो फिर किसान अब आगे नहीं उत्पादन कर रहे थे, फसल नहीं बो रहे थे, जिससे अब जब फसल नहीं होंगी, खेतों में काम नहीं होगा, तो मजदूर क्या करेंगे, तो मजदूरी भी कम हो गई। या तो भाई सस्ते दर पे काम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप चले जाइए, तो मजदूरी भी कम हो गई। चौथा, माल का कोई खरीदार नहीं था, जिसके कारण कारखाने बंद हो गए। ठीक है, कारखाने बंद हो गए, ये भी एक इसका बड़ा प्रभाव था अमेरिका के ऊपर। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। देखिए, ये बड़ी बात। इसके अलावा यहाँ कुछ पॉइंट्स और नहीं दिए हुए हैं। हजारों बैंक बर्बाद हो गए, बैंक बंद हो गए। ठीक है। और क्योंकि अब बैंकों के जो कर्ज थे वो डूब गए, जिन लोगों ने कर्ज लिया था वो बैंकों को कर्ज नहीं चुका पाए, जिससे बैंक बर्बाद हो गई। इन सब कारणों से अमेरिका की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई, बेकार हो गई, और अगले कुछ सालों तक ऐसी ही स्थिति बनी रही, और इस स्थिति से उबरने में उसे काफ़ी समय लगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी प्रश्न आता है कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इस आर्थिक महामंदी का। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी पर के क्या प्रभाव पड़े, या उसके 3 प्रभाव बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 3 प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इंग्लैंड में आने वाली औद्योगिक क्रांति, जिसके कारण उसने भारत में सूती कपड़े का आयात करना बिल्कुल बंद कर दिया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई, और यानी कि वहाँ बड़ी संख्या में उद्योग धंधे लग गए, और उद्योग धंधे लगने की वजह से उन उद्योग में मशीन लग गई। भारत से उन्होंने सूती कपड़े का आयात बंद कर दिया। अब वो खुद सूती कपड़ा बनाने लगे अपने वहाँ इंग्लैंड के अंदर। तो इस तरह से हमारा जो सूती कपड़े का जो व्यापार था वो लगभग चौपट हो गया, वो बुरी तरह से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। दूसरा है कि भारतीय बाजारों में मशीनों द्वारा निर्मित सूती कपड़े की भरमार थी। ठीक है। और मशीनों द्वारा जब सूती कपड़े की भरमार हो गई, यानी सूती कपड़े की भरमार का मतलब है कि विदेशों से, खासतौर से इंग्लैंड से भारत में सूती कपड़ा तैयार होके आने लगा, जो कि मशीनों द्वारा बनाया गया था। तो भारत के जो हाथ से बनने वाला सूती कपड़ा था, उसकी डिमांड कम हो गई, उसकी मांग कम हो गई। ये भारत के ऊपर इसका दूसरा असर था। तीसरा, कि अंग्रेजी कंपनी थोक में भारत से रुई और कपास खरीदकर दूसरे देश को भेज देती थी, जिससे भारतीय बाजारों में अच्छे माल की भी कमी हो जाती थी। चौथा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी उत्पादन कर लगा दिया जाना। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के ऊपर भारी उत्पादन कर लगा दिया। कारण क्या था? महामंदी। महामंदी का कारण था कि जो उनका लाभ कम हो रहा था, अब उस लाभ की भरपाई के लिए इन्होंने भारतीयों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिए। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर महामंदी के कुछ प्रभाव थे। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, जिसमें खास तौर से छोटे छोटे क्वेश्चंस है कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद का मतलब ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ ताकतवर देश कुछ कमज़ोर देशों को अपने एक तरह से गिरफ्त में ले लेते हैं या उन पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, एक ऐसी नीति, उपनिवेशवाद एक ऐसी नीति है जिससे ताकतवर देश गरीब देशों को या कमज़ोर देशों को कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, वह ढंग जिसके द्वारा कोई शक्तिशाली देश कमज़ोर देश को हर उचित एवं अनुचित तरीके से
अपने अधीन लाने का प्रयास करता है और उसके ऊपर शासन भी करता है। ठीक है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। भारत 1947 तक किस देश का उपनिवेश रहा? भारत भी खुद उपनिवेश रहा है, कॉलोनी रहा है ब्रिटेन का। 1947 भारत आज़ाद हुआ था। ब्रेटन वुड्स क्या है, ये बात पहले हो गई थी। ब्रेटन वुड्स G77 विकासशील देशों का होने वाला एक सम्मेलन था। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले, वो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में ऊपर जो हमने डिस्कस किया है उसमें ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी लोगों की जान माल की हानि हुई। ये द्वितीय विश्व युद्ध है जो कि 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। तो ये वह दौर था जब विश्व आर्थिक महामंदी से उबर रहा था, तभी जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी जान माल की हानि हुई, बड़ी संख्या में लोग मरे, संपत्ति का नुकसान हुआ। ठीक है, हथियारों की होड़ बढ़ गई थी, क्योंकि देश एक दूसरे को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो उनकी ये सोच थी कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हथियार होने चाहिए, इसलिए हथियारों की होड़ लग गई। अधिक से अधिक हथियार बनाने और खरीदने की होड़ लग गई। विश्व युद्ध के बाद भयानक हथियारों के निर्माण के लिए होड़ सी लग गई। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जैसे भयानक हथियारों का प्रयोग किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो महत्वपूर्ण शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। उनके ऊपर परमाणु बम डाल करके उन्हें एक तरह से नष्ट नाबूद कर दिया गया। ठीक है, उन्हें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ, जिससे लोग, बड़ी संख्या में लोग मारे गए और उससे भयंकर बीमारियां भी पैदा हुई, क्योंकि परमाणु बमों से क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है ना। उसमें से ऐसी विषैली गैस निकलती है, जो उसकी चपेट में आते हैं वो या तो मर जाते हैं या फिर अपाहिज हो जाते हैं और भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई फिर 1945 में, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुई, इस उद्देश्य से हुई ताकि भविष्य में कोई और तीसरा युद्ध ना हो सके और शांति बनी रहे विश्व में, और लोग जो है अपने आप को सुरक्षित माने और महसूस करें। पांचवा इसका जो परिणाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का, उपनिवेशवाद का अंत हो गया। ये इसका अच्छा प्रभाव था, अच्छा परिणाम था कि इससे जो कॉलोनियलिज्म था वो ख़त्म हो गया। यानी कि जो ताकतवर शक्तिशाली देशों ने कुछ छोटे या कमज़ोर देशों को अपने अधीन कर रखा था, अब वो समाप्त हो गया और ये सभी छोटे और कमज़ोर देश आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो उपनिवेशवाद का अंत हुआ। इससे जुड़ा हुआ, इस चैप्टर जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म कैसे हुआ। क्लियर। सन 1949 में ब्रेटन वुड्स नामक एक होटल है, एक जगह है, एक स्थान है ये अमेरिका में। वहाँ पर 1949 में 1944 में 1944 में एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन से दो आर्थिक संस्थाओं का जन्म होता है। वो आर्थिक संस्थाएं थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। और इन्हीं दोनों संस्थाओं को हम ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान कहा जाता है, अभी बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से कब काम करना शुरू किया, तो ये 1947। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के किसी भी फैसले को कौन सा देश वीटो कर सकता है? अमेरिका। अमेरिका के पास वीटो पावर है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक के किसी भी फैसले, किसी भी निर्णय को रोक सकता है। वीटो का मतलब होता है कि उसे रोकने की शक्ति किसके पास? अमेरिका के पास। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। औद्योगिक क्रांति वह क्रांति है जिसमें कारखानों के विकास के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक है,
और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगता है, यानी वस्तुओं का निर्माण होने लगता है, जिसे औद्योगिक उत्पादन होने लगा और जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति, बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे लगे और बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण शुरू हुआ। उस स्थिति को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के क्या कारण थे? क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में और डिस्कस कर लें। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक ही चला था। ठीक है। उस वक्त भारत गुलाम था, भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो इससे भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई थी इस युद्ध की वजह से। क्यों? कारण क्या थे? कारण थे, नंबर 1 कि ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया, भारत विदेश से। भारत में तैयार माल नहीं आया, तो तैयार माल नहीं आया तो लोगों को तो सामान चाहिए, तो भारत में जो देसी उद्योग थे वो खूब फले फूले और एक तरह से भारतीय बाजारों को रातों रात काम मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए सामान बनाने के ऑर्डर आने लगे। भाई युद्ध में तो फौज के लिए सामान चाहिए, है ना, उनके लिए कपड़ा वर्दी चाहिए, जूते चाहिए और दूसरे हथियार भी चाहिए। तो ये सब भारत में भी बनने लगे, भारत को ऑर्डर मिल गया कि भाई आप जो है बनाइए। तो इससे भारत के जो एक तरह से जो उद्योग थे वो उन्हें काफ़ी इसका लाभ मिला। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में नए नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखाने नई पालियों में चलने लगे। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और टॉपिक्स पर चर्चा की है और समझाने की कोशिश किया है, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है। हर मुद्दे पर, हर विषय पर सटीक विश्लेषण किया गया है और इस चैप्टर का यही पटाक्षेप होता है। इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि दी एंड हो गया इस चैप्टर का। और इस चैप्टर को समझने में ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। इसे समझने के लिए आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।